आदाब नाजरीन, यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आइए शुरुआत करते हैं यूपी इंतखाबी जंग का। आगाज गाजियाबाद में इमाम अवैसी पर कुछ शरपसंदों ने हमला किया और कई राउंड फायरिंग की गई। असदुद्दीन अवैसी इस हमले में बाल बाल बचे। हमले की फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। असदुद्दीन ने इस पूरे मामले की जांच के लिए मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से अपील की है। वहीं इस मामले में यूपी के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने कहा कि हमें इस मामले में अहम सुराग मिले हैं, जल्द इस बारे में मजीद इंकशाफात होंगे। साथ ही असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस तरह के बुज़दिलाना हमले से उनका हौसला पस्त नहीं होगा। आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर हमले के दोनों मुलजिम गिरफ्तार। जी हां, दोनों मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर हमला किया है। एसपी हापुड़ ने इसकी तस्दीक की है। हमले में मुलविस दूसरे मुलजिम ने थाने में सरेंडर किया। सियानी गेट थाने में मुलजिम ने खुद सुपुर्दगी की। एक मुलजिम को पहले ही पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया था, दूसरे ने थाने में सरेंडर किया है खुद को। बड़ी खबर इस वक्त की, असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर दोनों हमलावर जिन्होंने गोलियां चलाई थी, दोनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। एसपी हापुड़ ने इसकी तस्दीक की है। हमले में मुलविस दूसरे मुलजिम ने थाने में सरेंडर किया है। सियानी गेट थाने में मुलजिम ने खुद सुपुर्दगी की। एक मुलजिम को पहले ही पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया था, दूसरा मुलजिम थाने में उसने सरेंडर किया। दोनों मुलजिम पुलिस तहवील में है, पुलिस की हिरासत में है और जांच जारी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां हमला हुआ, जिस टोल गेट के बाद ये गाड़ियां गुजर रही थी, यहां पर इन दोनों ने फायरिंग की और सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों के चेहरे कैद हो गए हैं। चेहरे पर कोई मास्क या कोई कपड़ा नहीं, बिल्कुल खुलेआम असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर हमला करते हुए ये दोनों अफराद आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। इन दोनों मुलजिमों को हिरासत में लिया गया है। एक शख्स को उसी वक्त पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया था और दूसरे ने सियानी गेट थाने में खुद सुपुर्दगी की है। असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर हमला करने वाले, फायर करने वाले दोनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक ने थाने में खुद सुपुर्दगी की और एक को मौके वारदात पर ही पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। एसपी हापुड़ ने इसकी तस्दीक की है। और आइए इस पूरे मामले पर असदुद्दीन अवैसी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आज हम सुबह में दिल्ली से निकले। हम मेरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मेरठ में पदयात्रा हो गई, हमने मीडिया से आपके ज़िम्मेदार थे बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम, मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए। वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का, चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे, यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा, हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ़्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया।
तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है। अभी देखिए, हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गई, और फिर हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? ज़रूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं, और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में खैरियत से हूँ। और हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने इस पूरे मामले का जायजा लिया, आइए सुनते हैं। सांसद ओवैसी साहब जो जिस तरह से बाकायदा उत्तर प्रदेश में गए, जिस तरह से उनके कार पे हमला हुआ, वो आपको दिखाना चाहेंगे। ये कार भी उसी काफिले का एक हिस्सा था, देखा जा सकता है। जब वहाँ पे जब फायरिंग हुई उसके बाद जो पीछे वाली कार थी, जो सांसद जिसमें बैठे थे, उसके बाद इस कार में टक्कर हुई। लेकिन किस तरह से वहाँ फायरिंग हुई, किस तरह से टोल नाके पे वहाँ पर हंगामा हुआ, इसको समझते हैं हमारे साथ में। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, और आप क्या सांसद के साथ में थे या कौन सी गाड़ी में थे, ये बताइएगा। मेरा नाम गुलाम साबिर है, जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश। हम लोग प्रोग्राम करके किठौर से वापस आ रहे थे और टोल क्रॉस कर रहे थे। हमारी गाड़ी आगे थी, उसके पीछे साहब की गाड़ी थी, उसके पीछे 2 फॉर्च्यूनर और थे। वो लोग मेरा ख्याल ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पर रहे होंगे, रैकिंग के हिसाब से किया होगा, क्योंकि उनको पता है कि भी टोल पे गाड़ी स्लो हो जाती है या रुक जाती है, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना काम किया। मेरी गाड़ी आगे थी, साहब की गाड़ी पे जब फायरिंग हुई तो मुझे आवाज़ सुनाई दी कि कुछ फायर हो रहा है, लेकिन अब हमको ये नहीं था कि नहीं साहब के ऊपर ही हो रहा है। उतनी देर में साहब की गाड़ी ने मुझे पीछे से ऐसे धक्का मारा, क्योंकि मैं तो अपनी स्पीड में चल रहा था। तो जब साहब की गाड़ी ने धक्का मारा तो मैं भागा और बोले कि फायरिंग हुई उस पर। तो मैं फिर साहब की गाड़ी आगे निकल गई, मैं साहब की गाड़ी के पीछे लगाया अपनी गाड़ी। वहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में फिर गाड़ी चेंज करी साहब ने, क्योंकि वो गाड़ी शायद पंचर हो गई थी। टायर पे मारा है गोली, नहीं मारा है, वो तो वहाँ के हिसाब से पता चलेगा, क्योंकि मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा था। और वहाँ से जब मैंने गाड़ी पीछे लगाई तो साहब को रास्ते में मैं अपनी गाड़ी में ले लिया, और उस गाड़ी को वहीं छोड़ के मैं अपने साहब को यहाँ कोठी तक पहुँचाया। अच्छा, आप साहब को लेकर? जी, साहब को लेके इसी गाड़ी पे वापस आया मैं वहाँ से, और साहब की गाड़ी वहीं पर है अभी। कितने राउंड फायरिंग हुई? मेरा ख्याल 2 से 3। जी, तो जिस तरह से फायरिंग हुई, जिस तरह से बाकायदा बता रहे थे, गाड़ी की जो स्थिति है वो देखी जा सकती है। और बाद में जो सांसद ओवैसी जो हैं, इसी कार से वापस दिल्ली स्थित अपने आवास पे पहुंचे, और इस वक्त में वो अपने आवास में हैं। लेकिन जिस तरह से वहाँ फायरिंग हुई है, कहा जा रहा है पुलिस के सूत्रों के द्वारा कि एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है, उससे बाकायदा इस मामले में पूछताछ चल रही है। और इसके साथ ही उस इलाके में जो तमाम जो CCTV कैमरे लगे हुए थे, उससे भी शिनाख्त कराई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं एमआईएम रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने इस हमले की मजम्मत की और आजादाना व मुनसिफाना जांच का मुतालबा किया।
साहब उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से वो रोज़ जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, पदयात्रा करते हैं, सभाएं लेते हैं, आज मेरठ के पास उनकी पदयात्रा भी थी, सभा भी थी, और वो लौटकर वापस जब आ रहे थे तो 3-4 लोगों ने अचानक उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग किया। 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई, लेकिन लकीली किसी को कुछ हुआ नहीं। वहाँ पर हड़कंप मच गया और असदुद्दीन अवैसी साहब को किसी तरह से दूसरी गाड़ी के अंदर बिठाकर वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। जो लोगों ने हमला किया है वो लोगों ने हथियार वहीं पर डालकर गए हैं। इस अटैक के अंदर किसी को कोई जीवित हानि तो नहीं हुई है, लेकिन हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर इस तरह का हमला हुआ है। 1-2 महीने पहले उनके घर के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ है, और आश्चर्य की बात है उनका घर जिस अशोका रोड के ऊपर है उसके बिल्कुल रोड के उस तरफ है तो पुलिस स्टेशन है। अगर पुलिस स्टेशन के सामने अगर गुंडों की इस तरह की हिम्मत हो रही है कि वो घर के ऊपर और मोस्ट सेफ एंड सिक्योर्ड एरिया के अंदर अगर होता है, ये मुद्दे को मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था। हमने सरकार को ये बताया था कि असदुद्दीन अवैसी साहब को लगातार उनको धमकियां मिलती है, उनको डराया जाता है, उनके ऊपर लगातार हमले किए जाते हैं। तो क्या वजह है कि ये सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इस घटनाओं को नजरअंदाज करते हुए किस बात का वो इंतजार कर रही है? अगर ये गोली अगर लग जाती तो सोचिएगा कि क्या आज हाल होता है। ये तो खुशकिस्मती थी, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बच गए हैं करके, लेकिन हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और जो कोई भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना। सर ये बताइए, अभी फिलहाल ओवैसी साहब कहाँ हैं? ओवैसी साहब को अभी दूसरी गाड़ी से वहां से निकाला गया है और वो अपने घर की तरफ अभी आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवारों की 9वीं फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। वाज़ेह है कि इमाम ने अब तक 67 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें 11 गैर मुस्लिम अफराद हैं। मजलिस ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है। इमाम उत्तर प्रदेश इलेक्शन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले आवाम के दरमियान जा रही है। मजलिसी सरबराह असदुद्दीन अवैसी गुज़श्ता 3 रोज से मुसलसल मेरठ दौरे पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए कैनवसिंग कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज सवाल खास और मुआना के बाद आज असदुद्दीन अवैसी ने शहर और कटोर में अवामी जलसे को खिताब किया और शहर सीट हल्के के गोला कुआं ताला फैक्ट्री, इस्लामाबाद, बुनकर नगर और कांच का पुल इलाके में आवाम से राब्ता करते हुए मजलिस उम्मीदवारों के हक में लोगों से वोट की अपील की। मीडिया से बात करते हुए अवैसी ने मेरठ शहरी इलाकों की बदहाली का जिक्र किया और समाजवादी और बीजेपी उम्मीदवारों को नाकारा बताया। अवैसी ने कहा कि इन पर सियासी पार्टियों की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन मजलिस आवाम की टीम है और इस मरतबा मजलिस उम्मीदवार कामयाब होकर मुस्लिम, पिछड़े और दलित की नुमाइंदगी करेंगे। अवैसी ने बीजेपी लीडरान के गर्मी निकालने वाले बयान पर एक बार फिर तंज करते हुए कहा कि अवैसी ने नौजवानों, पहाड़ों और अक़लियती तबके में जो गर्मी पैदा की है वो कम नहीं होगी। 17 से बेहतरीन नतीजा आएगा। हमारे संगठन और पार्टी के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता ना सिर्फ हमारी पार्टी को बल्कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तमाम प्रत्याशी को कामयाब करेगी। अभी आप जिस इलाके में हम चल कर आए, क्या सिविक कम्युनिटीज़ है यहाँ पर, क्या रोड है, क्या नाली है, कुछ है, क्या स्कूल है, क्या कॉलेज है? तो हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई राजनीति में, शिक्षा में, रोजगार में, इंसाफ में और इन सब चीज़ों में मिलनी चाहिए। ये देखिए, सिर्फ भागीदारी बोलकर आप तो धोखा दे रहे हैं कमजोर समाज को। देखिए, वो रोजगार नहीं दे पाए युवा को। उत्तर प्रदेश के 4% के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है। जीडीपी ग्रोथ उत्तर प्रदेश का कम है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के आखिरी मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि ओवैसी ने जो गर्मी पैदा की है वो आपकी गर्मी से कम नहीं होगी, ना आपकी सर्दी से कम होगी। हमने जो युवाओं में और अल्पसंख्यक समाज में, पिछड़ों में जो गर्मी पैदा की है वो सुबह क़यामत तक रहेगी। अब आप अपनी फिक्र करिए। उत्तर प्रदेश में पर्चे नामजदगी जारी है। पहले 3 मरहलों के लिए नामजदगी चल रही है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आज़ाद उम्मीदवार और छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों की नामजदगी रद्द हो रही है।
कानपुर में एमआईएम के 3 उम्मीदवारों में से 2 की नामजदगी रद्द हो गई है। आम आदमी पार्टी और कुछ आजाद उम्मीदवारों की पर्चा नामजदगी भी रद्द हुई है। कानपुर आर्यनगर के रुकन असेंबली पर रिटर्निंग अफसर से मिलीभगत का इल्जाम है। हमारे दिलदार गाजी नायरनगर से जो प्रत्याशी था उनका पर्चा खारिज कर दिया गया, लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो पर्चा हमें निर्वाचन आयोग से मिला था ये गलत है या ये सही है, तो उसमें हमारी गलती कहाँ से है? सब साजिश है प्रशासन की और चुनाव आयोग की साजिश है। ये जो छोटे दल हैं उनको ये आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। जो स्थानीय स्तर के प्रत्याशी हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर को मोबिलाइज करते हैं, इसलिए उनका टिकट कटता है। हमारे यहाँ लोगों का माइंडसेट ये है कि लोगों को प्रतिद्वंद्विता से हटा दिया जाए, इसलिए बड़े दल के जो लोग आप कह रहे हैं वो लोग अपनी सेटिंग जुगाड़ बैठा कर ये काम करा देते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक हुए नामांकनों में कई नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आर नगर सीट का जब नामांकन रद्द हुआ तो वो चर्चा का विषय बन गया। कानपुर में कई नामांकन रद्द हुए, वैसे ही उत्तर प्रदेश में कई नामांकन रद्द हुए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर छोटे दलों के नामांकन ही क्यों रद्द होते हैं। जिस तरह से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भाजपा के नामांकन आखिर क्यों नहीं रद्द होते हैं, ये सवाल सभी सियासी दल उठा रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर के आर्यनगर असेंबली हल्के से एमआईएम उम्मीदवार दिलदार गाजी के पर्चा नामजदगी को रद्द कर दिया गया है। तजवीज़ कुनंदा का हिस्सा नंबर गलत लिखे जाने की वजह से पर्चा नामजदगी को रद्द कर दिया गया। दिलदार गाजी ने कहा कि आर्यनगर के मौजूदा रुकन असेंबली ने रिटर्निंग अफसर से बात की थी, साथ ही सीसामऊ हल्के से रिया सिद्दीकी चुनाव निशान नहीं मिलने की वजह से पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं कर सकी। आपको बता दें कि कानपुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन अब छावनी असेंबली से सिर्फ मोइनुद्दीन एमआईएम के उम्मीदवार होंगे। आईएम से प्रत्याशी थे 214 आर्यनगर से। कल हमने अपना नामांकन सुबह दाखिल किया और 1 घंटे बाद हमको बताया गया कि आप का पर्चे में कुछ कमी है, वो कमी हमें लिख करके दी गई। हम और हमारे वकील साहब गए, हमने उस कमी को तुरंत पूरा करके उनको फिर से पेपर दिए जा करके उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हमें रिसीविंग दी कि आपके पेपर कंप्लीट है, आप जाइए। आज सुबह 11 बजे हम जब फिर पहुंचे, आज कुटनी थी तो उसमें हम लोग गए तो वहां हमको फिर बताया गया कि आपका जो प्रस्तावक है एक इकबाल फैसल साहब, उनके उसमें पहचान पत्र में कुछ गड़बड़ी है। फिर हमने वकील साहब को अपने बुलाया तो वकील साहब आए, उन्होंने देखा तो हमें कोई कमी उसमें नहीं लगी। ये फॉल्ट जो है ये वहीं का अंदर का फॉल्ट था, तो उन्होंने कहा नहीं ये आपका फॉल्ट है। इस पे हमारे वकील साहब ने काफी उनसे बहस की, लेकिन उस चीज को मानने के लिए नहीं तैयार हुए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दोबारा आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं यूपी इंतखाबी जंग। यूपी में इंतखाबी गहमा गहमी जारी है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। यहां से इरफान सोलंकी 3 बार से रुकन असेंबली हैं। बीजेपी ने सीट पर मौजूदा एमएलसी को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी से कांग्रेस में शामिल होने वाले हाजी सुहेल अहमद इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही यहां से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट अब हॉट सीट बनती जा रही है, क्योंकि यहां पर लगातार 3 बार हाजी इरफान सोलंकी विधायक रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने यहां पर मौजूदा एमएलसी को मैदान में उतारा, उसके बाद हाजी सुहेल जो यहां पर डिप्टी मेयर रह चुके हैं, अब वो चुनावी मैदान में है कांग्रेस की ओर से। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से मैदान में हैं और किस तरह की तैयारियां हैं आपको मैदान विधानसभा को लेकर। प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने हम लोगों पर विश्वास जताकर इस कानपुर महानगर में जो है सीसामऊ विधानसभा सीट का प्रत्याशी मुझे घोषित किया। तैयारी कुछ नहीं है, तैयारी जो है ये लड़ाई 25 साल बनाम 5 साल होने जा रही है। जो काम 25 साल में विकास के जो है नहीं हुए थे, इन 5 सालों में हम लोग जो है उन कामों के एजेंडे को लेकर जो है जनता के बीच जा रहे हैं। और जल्द ही जो है ये साफ हो जाएगा कि जो 25 साल में जो है जो जिस तरह धोखाधड़ी करी गई है जनता के साथ, जिसमें विशेष रूप से जो है ये 15 साल तो इस तरह के गए हैं जैसे कि जो है ये बस्तियां स्लम में तब्दील हो गई हों।
सीवेज सिस्टम ध्वस्त पड़े हैं। हालत ये है, पीने का साफ पानी आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। अफसोस तो ये कि कहीं कहीं तो लोगों को पीने का पानी ही नहीं मुहैया है, बहुत काफ़ी दूर से लेके आना पड़ रहे हैं। तो ये बदतर हालत है और समस्याओं का जखीरा है शीशम विधानसभा। और इंशाअल्लाह अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि जो 5 साल के काम है वो 3 साल में हम लोग पूरे करके जनता के बीच जाएं। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर सुहेल अहमद जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं सीसामऊ विधानसभा में, उनका साफ तौर से कहना है कि जो यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं उन्होंने पिछले 15 सालों में कुछ भी काम नहीं किया, यहाँ पर बदलाव की जरूरत है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा जहां पर हाजी इरफान सोलंकी 3 बार से लगातार विधायक हैं, अब इस सीट पर कसमकस बढ़ती जा रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहां से मौजूदा एमएलसी को उतारा और समाजवादी पार्टी से बागी हुए कांग्रेस में शामिल हुए हाजी सुहेल को मैदान में उतारा गया है। आइए बात करते हैं, हाजी इरफान सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप ये चुनौती स्वीकार करते हैं जिस तरह से एमएलसी को उतारा गया, फिर उसके बाद अब जो है समाजवादी पार्टी से जो बागी हैं उन्हें मैदान में उतारा गया, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी जनता की तरफ से आपको एक बात बता दूं कि मैं पिछले 25 साल से इस विधानसभा का विधायक हूँ। 10 साल मेरे पिताजी रहे और 15 साल से मैं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बीजेपी की आंखों की किरकिरी, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ। अब बीजेपी ने अपनी एक बी टीम को भी उतारा है कांग्रेस के साथ मिलके, और जिनका खुद कांग्रेस में विरोध हो रहा है उनके नगर अध्यक्षों ने पुतला फूका है। यहाँ तक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी तक को उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा है कि ऐसे आदमी को, दल बदलू नेताओं को वो स्वीकार नहीं करते। देखिए, ये सब बीजेपी की एक चाल है और ये जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता माशाअल्लाह सब जानती है। और मैं पिछले 25 साल से इनका साना बसाना साथी बना हूँ और ये अब समय आ गया है उनको भी अपनी हैसियत, अपनी औकात पता चल जाएगी, जो लोगों को अपने हाथों की कठपुतली समझते हैं। और मुझे भी इस बात का एहसास हो जाएगा, वो लोग जो कल तक मेरी आस्तीन के सांप बने हुए थे, आज जब बाहर आ गए तो कम से कम अब वो हमें दसना छोड़ देंगे। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से इरफान सोलंकी का कहना है दल बदल के लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उनका कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में काम किया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। और यूपी के सीनियर वजीर और योगी हुकूमत के तर्जुमान सिद्धार्थ नाथ सिंह पर मुबैना हमला करने के मामले को पुलिस ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा शख्स खुदकुशी करने के लिए इरादे से आया था और यह कि उसके पास से पुलिस ने सल्फाज की गोलियां बरामद की। इलाहाबाद में सिद्धार्थ नाथ सिंह के पर्चे नामजदगी के मौके पर हंगामा करने वाले शख्स को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। सिद्धार्थ नाथ सिंह की सिक्योरिटी तोड़कर अंदर घुसने वाले एक शख्स को लोगों ने पकड़ लिया था। इस मामले में पुलिस ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हिमांशु दुबे बीजेपी का कारकुन है। पुलिस का कहना है कि हिमांशु दुबे को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। एक पट्टी चलाई जिसमें श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी पे हमले की बात कही गई, जो कि पूरी तरह गलत और भ्रम फैलाने वाली खबर है। मौके पे आकर मेरे द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि एक 26 वर्षीय सिरफिरा युवक हिमांशु दुबे, जो ज़िला जौनपुर का रहने वाला है, वो अपने आप को उन्हीं का कार्यकर्ता बता रहा है और यह सल्फास की गोलियां लेकर वहां पहुंच गया था और बोल रहा था कि आपने मेरा काम नहीं किया है, इसलिए मैं आत्महत्या कर लूँगा। इस तरह की चीज़ें वहाँ फैला रहा था। तत्काल ही उसे पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान है। एक दूसरे पर इल्जाम दर इल्जाम की सियासत चल रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज गाजियाबाद में अवामी रैली से खिताब किया और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि दूसरी पार्टियों के साथ साथ बीजेपी ने भी पिछड़े तबके को दबाया और उन्हें तरक्की की रफ्तार में पीछे धकेल दिया है। हाथी जो है लखनऊ पहुंचने के लिए 225 पे पहुंच गया रफ्तार पे, और 225 पे कोई नहीं पहुंच पाएगा। हाथी की चाल बहुत अच्छी है। हम दोबारा से 2007 को जो रिपीट करने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं। कार्यकर्ता का ये पूर्ण भरोसा है। आप देख सकते हो आप कितनी भीड़ है, कितनी जनसंख्या है। ये तो बस बहुमत अपने आप ही सीटें इतनी आएंगी ना कि अपने आप ही जीत पाएंगे। तो जो बसपा सुप्रीमो है मायावती, वे मन से संबोधन कर रही हैं
और साथ ही साथ विपक्ष पर जो पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, उन पर हमलावर हो रही हैं। और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो बसपा की सरकार बनेगी, इस बात का दावा कर रही हैं। आज जो 5 प्रत्याशी हैं गाजियाबाद विधानसभा के, उसके लिए प्रचार करने आई हैं और संबोधन कर रही हैं, वोट मांगने के लिए आई हैं कि 5 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वे जीत कर आए और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। और यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने सराथू असेंबली हल्के से आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त कौशाम्बी जिले के सराथू असेंबली हल्के से नुमाइंदगी कर रहे हैं। पर्चा दाखिल करने के मौके पर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और अपना दल की सदर अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थीं। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के तरक्याती मिशन को अमली जामा पहनाने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बार फिर पूरी अक्सरियत से यूपी में अपनी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की शुभकामनाएं लेकर के मैं आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में न ही सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला है, मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सराथू विधानसभा सहित कौशाम्बी की तीनों विधानसभा गठबंधन के साथ और प्रदेश में 300 से अधिक सीटें गठबंधन के साथ जीतेंगे। यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही।